तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांड थी और जो बहुत ही ज्यादा बच्चे गुमराह भी थे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अभी जो अपन बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जो अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ डीन कमेटी जो आई है ऑल इंडिया में सेम रहेगा बेटा। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एग्जाम के थ्रू आपने एडमिशन लिया हो, ये सब्जेक्ट रहने वाला है और बेस्ट स्टडी मैटर में आपको देने वाला हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिक्स्थ डीन कमेटी का जो एक नया सिलेबस में सब्जेक्ट अपना एड हुआ है बेटा, वो ये वाला सब्जेक्ट है, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम। ठीक है, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है और इसको अपन आज करने वाले हैं बेटा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 नंबर पे आपको दिख रहा होगा बेटा, 5 नंबर पे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, इसका अपन सिलेबस देख लेते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ये क्यों है। इसकी आज अपनी फर्स्ट क्लास करेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास आपकी रहने वाली है, तो बहुत मजा आने वाला है क्लास में। क्लास शुरू करते हैं उससे पहले एक बार इस वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और जितने भी एग्रीकल्चर में आपके बैचमेट्स हैं सबके साथ आप शेयर कर दो। ये आता है अपना सिलेबस बेटा। और इससे पहले अपन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अभी अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट क्लास से। इससे पहले अपने को ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, अपने कोर्स का टाइटल पता होना चाहिए। तो अपना जो कोर्स का टाइटल है वो है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसको अपन कहेंगे, फार्मिंग का मतलब खेती, ठीक है, बेस्ड का मतलब आधारित, आधारित खेती आधारित। लिवलीहुड का सिस्टम होता है बेटा आजीविका। क्या होता है मेरे बेटा? आजीविका। क्या होता है? आजीविका। आजीविका। अब आजीविका क्या होती है अभी देखेंगे। और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, अपन कह सकते हैं, या तंत्र अपन। अब इसको जोड़ के अपन देखते हैं कि अपना कंप्लीट जो टाइटल है कोर्स का वो क्या है, कि खेती पर आधारित आजीविका के बारे में अपने को पढ़ना है। क्लियर? ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट टाइटल बेटा। नया सब्जेक्ट इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ, जीरो से। दूसरी बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर मेरे बेटा, कि ऑब्जेक्टिव्स इसको पढ़ क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसके पीछे, अपना मोटिव क्या है ये कोर्स। टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड। टू मेक द स्टूडेंट्स को क्या करना है? अवेयर, उनको जानकारी देनी है किसके बारे में? फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम इन एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर। इसका मतलब यह है, इस कोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ डीन कमेटी में क्यों लागू किया है, पहले तो नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है? टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम इन एग्रीकल्चर। कृषि के अंदर, कृषि में आजीविका के लिए खेती, कृषि में आजीविका के लिए खेती के बारे में बच्चों को अवेयर करना और जानकारी देने के लिए किया गया है। टू डिसाइमेंट द नॉलेज एंड स्किल, द नॉलेज एंड स्किल हाउ फार्मिंग बेस्ड सिस्टम कैन बी सोर्स ऑफ लिवलीहुड। इसके बारे में बच्चों को एक और चीज दिखाना है, नॉलेज देना है उनको। क्या नॉलेज मतलब? ज्ञान देना है। किस स्किल्स के बारे में, कौशल जिसको अपन बोलते हैं ना, कौशल हाथ का काम है, कौशल और ज्ञान दो चीज होती है, नॉलेज एंड स्किल। तो ये कोर्स क्यों ऐड किया गया है कि नॉलेज एंड स्किल किसके बारे में, हाउ, कैसे, कैसे खेती से एक गांव में, एक शहर में, एक कस्बे के अंदर कैसे खेती से एक आदमी अपने परिवार को पालता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोर्स आपको ऐड किया गया है। दूसरा, कि किस प्रकार वो खेती से अपनी आजीविका निर्वाह करता है उसके बारे में आपको दिया गया है। तो इसका ये थ्योरी सिलेबस है बेटा, ठीक है। और इस सिलेबस को लगभग हम 15 क्लास में कवर करेंगे। बहुत अच्छा सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाऊंगा। पीपीटीज वगैरह अपनी इंग्लिश में रहेगी, समझाऊंगा मैं सारा हिंदी में। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं कॉपी पेन लेके बैठे और हिंदी में लिख लें। पहले बात, लिखने जैसी नौबत आएगी नहीं, मैं पूरा साथ ही आपको समझा दूंगा बेटा। तो इसमें अपन शुरू करते हैं बेटा। पहला जो आपका टॉपिक है वो ये रहने वाला है। पहला जो आपका टॉपिक है वो ये है आपका स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स, इनकम ऑफ ए फार्मर एंड रूरल पीपुल्स इन इंडिया। ठीक है, रूरल पीपल्स इन इंडिया, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, लेक्चर फर्स्ट। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट है, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का क्या देखना है आपको? स्तर देखना है। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत के अंदर देखना है। और क्या देखना है? डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों के अंदर अपने को देखना है।
इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपल। एक किसान की और एक ग्रामीण आदमी की जो इनकम है, आय आमदनी जो है, उसके बारे में अपने को देखना है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है। अब ये सारी चीजें ठीक है, कोई भी टीचर आएगा ये चीजें पढ़ाना शुरू करेगा दम दम। उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछता हूँ सारे बच्चों को, ये जो बार बार शब्द आ रहा है लाइवलीहुड, ठीक है, इसका अलग अलग उच्चारण पर इसका हिंदी जो होता है आजीविका। आजीविका इसका मतलब क्या होता है भाई? अपन पढ़ रहे हैं कि खेती पे आधारित आजीविका, खेती पर आधारित आजीविका। तो खेती तो सबको पता है कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर वाले बच्चे अपन फार्मिंग किसे कहते हैं सबको पता है। आजीविका से आप क्या समझते हो? सबसे पहले ये क्लियर करते हैं अपन। 3 क्रेडिट है, थ्योरी है, लिखना है ज्यादा से ज्यादा, तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा शब्द बोल के आपको समझा कहूं बेटा। सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं कि आजीविका क्या होती है बेटा। सबसे पहले अपन क्या क्लियर करते हैं कि आजीविका क्या होती है। तो जिस जिसके मन में आ रहा है इस शब्द को लेके कि यार आजीविका ये हो सकती है, वो मेरे को बता दो, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको कि आजीविका क्या होती है। शब्द से समझ में आ रहा होगा आजीविका, या अपन कह सकते हैं जीवन निर्वाह। ये दोनों शब्द एक ही है, आजीविका या जीवन निर्वाह या रोजमर्रा की जिंदगी अपन कह सकते हैं इसको, रोजमर्रा की जिंदगी। इतने सारे मैंने इसके पर्यायवाची शब्द बता दिए। क्या होता है भाई? ये चीज पढ़ रहे हैं, ये अपना कोर्स है, टाइटल है, सारी चीजें, ये होता क्या है? तो देखो आजीविका क्या होती है। आजीविका से तात्पर्य ऐसे साधनों से है, आजीविका से तात्पर्य ऐसे साधनों या ऐसे माध्यमों से है जिससे कोई व्यक्ति कोई पर्सन क्या करता है? अपना स्वयं का, वह अपने परिवार का, अपनी फैमिली का पालन पोषण करता है, पालन पोषण करता है। आजीविका से तात्पर्य यहाँ पे क्या है बेटा? आजीविका से तात्पर्य ऐसे साधनों से है जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी या अपने परिवार की जीविका चलाता है या जीवन निर्वाह करता है। इसमें वे संसाधन आते हैं, ये डेफिनेशन में बाद में बता दूंगा, पहले समझा देता हूं। इसमें कौन कौन से संसाधन आते हैं? एक तो आपके आता है नॉलेज, जिसको अपन कहते हैं ज्ञान। दूसरा आता है आपके स्किल्स, जिसको बोलते हैं बेटा अपन कौशल। क्या बोलते हैं? कौशल। नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड स्किल्स। कौन कौन से संसाधन आते हैं? पहला तो नॉलेज और दूसरा स्किल्स, ठीक है। इसमें वे संसाधन, नॉलेज, स्किल्स, संपत्ति और गतिविधियां शामिल है। गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज, और गतिविधियां शामिल है। अब इसको पूरा समझना। और गतिविधियां, एक्टिविटीज, गतिविधियों में क्या क्या है? लाइक खेती, ठीक है, छोटा बिजनेस या छोटा व्यापार, ठीक है, और मजदूरी, ये 3 चीज शामिल है। अब इसको समझना आजीविका क्या है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या आजीविका का तात्पर्य उन साधनों से या उन माध्यमों से है जिससे कोई एक व्यक्ति अपनी या अपने परिवार की आजीविका चलाता है या उनका जीवन निर्वाह करता है। जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें उसकी क्या आती है? ज्ञान और कौशल। हो सकता है उसको खेती का ज्ञान है, पंचर निकालने वाला है, सपोज दैट पंचर निकालने वाला है, तो उसमें पहले तो उसका नॉलेज है, दूसरा है कौशल। कौशल होता है स्किल्स, उसके हाथ की सफाई है पंचर निकालना। उन दोनों चीजों का यूज करके वो ऐसी गतिविधियां कर रहा है, या तो वो खेती कर रहा है भाई, खुद के नॉलेज का वो यूज करके, उसको यूटिलाइज करके, हो सकता है वो एग्रीकल्चर कर रहा हो, फार्मिंग कर रहा हो, या हो सकता है वो कोई छोटा बिजनेस कर रहा हो सकता है वो पशुपालन कर रहा हो अपने नॉलेज को लेके। स्किल्स क्या है? उसको काम करने की। जैसे सपोज दैट मैं पशुपालन कर रहा हूँ, मैंने डेयरी फार्म खोल रखा है, 100 गायें हैं मेरे घर पे, तो पहली चीज तो मेरे को नॉलेज था उस चीज के बारे में, तब मैंने वो खोला। दूसरी चीज आती है बेटा स्किल्स, मेरे को काम करना आता है गायों का, कि बीमार होगी तो कैसे मैनेजमेंट करूंगा, दूध कैसे निकालूंगा, कहाँ बेचना है, फेट कैसे बढ़ाना है, क्या खिलाना है, वो आता है स्किल्स में। इन दोनों का ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज का यूज करके मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा हूं जिससे मैं क्या कर रहा हूं? अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कर रहा हूं। उसको क्या कहूंगा? आजीविका कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? आजीविका कहूंगा। आपका ये सेकंड टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिवलीहुड सिस्टम। आजीविका का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझाइए। पर वो मैं सेकंड में नहीं, पहले समझाना समझता हूँ कि आजीविका होती क्या है। पढ़ाऊंगा अभी फलाना ऐसा फलाना वैसा, पर ये शब्द तो आपको मालूम होना चाहिए ना आजीविका क्या होती है। अभी इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप लिख लो। मैं नोट नहीं करूंगा, आप लिख लो, मैं बोल देता हूं, ठीक है। अपन फिर पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आजीविका की डेफिनेशन लिख ले बेटा। आजीविका से तात्पर्य ऐसे साधनों से है
जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी या अपने परिवार की जीविका चलाता है, इसमें वे संसाधन, कोष्टक में लिखना लाइक, इसमें वे संसाधन आते हैं जैसे क्या, ज्ञान, कौशल और संपत्ति, नॉलेज, स्किल्स और प्रॉपर्टी आती है, और गतिविधियां लाइक एग्रीकल्चर, व्यापार इत्यादि शामिल है, जिन्हें लोग आय अर्जित करने और अपने जीवन को सहारा देने के लिए, जिन्हें लोग आय अर्जित करने, इनकम प्राप्त करने और अपने जीवन को सहारा देने के लिए यूज करते हैं, इसी को आजीविका कहते हैं बेटा। क्लियर? अब अपन टॉपिक फर्स्ट पे आ जाते हैं बिना टाइम खराब किए। उम्मीद करता है इतना समझ में आया होगा। ठीक है, टॉपिक फर्स्ट अपना है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स इकोनॉमिक। शुरू करते हैं स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब सबको पता है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भारत अपना क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। क्या है मेरे बेटा? कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लगभग 60 से 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कैसे 70% अपनी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ये चीज समझना। डायरेक्ट का मतलब होता है बेटा, डायरेक्ट में जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये बोर्ड है, ये फोन है, कैमरा है, माइक, ये सारा मेरा यूट्यूब से नहीं चलता। ये किससे चलता है? मेरे घर पे जो खेती है 50 बीघा, उससे। तो वो क्या है कि मेरे घर वाले कमा रहे हैं, वो उनका पहला धंधा ही, उनका पहला रोजगार ही, उनके रोजमर्रा के लिए आजीविका पहला खेती है, तो वो तो हो गई डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे? मेरा दोस्त है, उसके पापा की मंडी में दुकान है, उनकी कृषि मंडी के अंदर दुकान है, उनकी जमीनें नहीं है बिल्कुल भी, वो खेती नहीं करते हैं, पर हमारा जो माल जाता है ना, हमारे पोली हाउस से जो खीरा जाता है, हमारे पोली हाउस से जो सब्जियां जाती है, हमारे खेत से जो तरबूज जाता है, हमारे खेत से जो मूंगफली जाती है, जो मटर जाते हैं, उन सबको वो मोल भाव करते हैं, बेचते हैं। उनकी अर्थ की दुकान है, तो वो कुछ परसेंटेज कमीशन लेते हैं और वो कमाते हैं यहाँ से। ठीक है, वो यहाँ से कमाते हैं, तो वो खेती कर तो नहीं रहे, पर खेती के प्रोडक्ट से कमा रहे हैं ना, खुद की आजीविका कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी, उनकी दुकान थी। क्लियर? दूसरी चीज, उनके पास क्या था? नॉलेज था, नॉलेज था उस चीज को लेके। और तीसरी स्किल्स है, स्किल्स है उनके पास, एक किसान को, एक फार्मर को और अगले व्यापारी को, दोनों को सेट करने की स्किल है उनके पास, इसलिए वो कमा के खा रहे हैं। तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट तो किसान हो गया कि डायरेक्ट वो काम में ले रहा है, इनडायरेक्ट रूप से दूसरे जो उसको बेच के, जैसे ठेले लगाने वाले हैं, वो खीरा खुद के घर थोड़ी लगाते हैं, वो मंडी से खरीद के लाते हैं, फिर बेचते हैं, अपने तक पहुंचाते हैं, बीच में उनका मार्जिन होता है, वो उनकी स्किल्स है कि ठेला लगा के बोल रहे हैं ककड़ी ले लो, खीरा ले लो, तरबूज ले लो। ये क्या है? मेहनत, ज्ञान और स्किल्स है, और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है? अपनी रोजमर्रा चला रहा है। इसी को तो क्या कहूंगा? लिवलीहुड सिस्टम। इसको क्या कहूंगा? जीविका, आजीविका कहूंगा मेरे बेटा। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते थे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। देखो, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा चीजें मैं बोल के समझाऊंगा, लिख लेना आप पॉइंट्स, और आपको आगे किताब कॉपी में लिख के आना है, आपका कंपटीशन के हिसाब से नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश यही करूंगा कि कम शब्दों को डिफाइन करूं आपके सामने। राइट? तो समझना, एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश था, राइट, और है और रहेगा, और भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो एग्रीकल्चर ही है, कृषि ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो इसमें बात आती है कि पहले लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर थे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो बेटा। तो डायरेक्ट में मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कोई प्रिजर्व करने वाला, सॉस बनाने वाला है, क्या है? सॉस बनाने वाला है, कोई केचप बनाने वाला है, तो वो टमाटर से ही तो बनेगा। टमाटर कहाँ से आ रहा है? खेती से आ रहा है। तो जितने भी कल कारखाने प्रिजर्व करने की, आंवले से मुरब्बा बन रहा है, ठीक है, मूंगफली का तेल निकल रहा है, गुआर से गम बन रहा है, ठीक है, अंगूर से वाइन बन रही है, शराब बन रही है अंगूर से। तो अंगूर कैसे? हॉर्टिकल्चर में आ गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इनडायरेक्ट रूप से वो हो गई। आपके जो आता है ना, जो हार्डियम वल्गेर बार्ले, उसका किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके बियर बनती है। बियर की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, और बियर का अपना जो शराब है, उसका अपना जो जीडीपी है उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा है, बहुत ज्यादा पैसा, रेवेन्यू अपने पास आता है, अल्कोहल को लेके, शराब को लेके, बियर को लेके, बेकरी उद्योग को लेके, ठीक है, उन सारी चीजों को लेके। प्रिजर्व मैटर्स जो हैं, जैसे आगरे का पेटा हो गया, सॉस, केचप, कैंडी, मुरब्बा हो गया, जैम, जेली हो गया है, बियर हो गई, शैम्पू हो गए, बहुत सारी ऐसे एलोवेरा से बनने वाली चीजें हो गई, ऐसी कंपनियां हो गई, गार्नियर हो गई, ठीक है, जो फेस वॉश बनाती है, फेस पैक बनाती है, हल्दी से यूज करते हैं, पतंजलि वाले करते हैं। तो वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर अपन एलोवेरा ही नहीं उगाएंगे, अपन चीजें नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि कैसे न कैसे एग्रीकल्चर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत लोगों का घर चला रही है। तो एग्रीकल्चर कोई कमजोर सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है वो घट रहा है बेटा,
क्यों घट रहा है? क्योंकि खेती में होनेस्टली बताऊं ना उतना दम रहा नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, कॉस्टें ज्यादा आने लगी, डीजल इतना महंगा हो गया, ट्रैक्टर वाला इतना महंगा हो गया, जमीनों की कमी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, 2 भाई थे 5 बीघा में खेती कर रहे थे, लड़ाई हो गई, ढाई हो गई, ढाई में से आधे आधे में मकान बना लिया, 2 बीघा बची, 2 में फिर बच्चों ने अलग मकान बना लिए, जमीनें बहुत कम है। तो क्या हो गया, लघु सीमांत किसान हो गए, जमीनें उनके पास कम हो गई, खाने वाले ज्यादा हो गए। दूसरी चीज जो खर्चा कर रहे थे, सीड बहुत महंगा आ रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा आ रहा है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत महंगे आ रहे हैं, मंडी में ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का अपने खर्चा आ रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग बाग खेती से रुख हटा रहे हैं। एक किसान का बेटा, एक किसान है वो अपने बेटे को ये नहीं कहेगा जल्दी से कि तू भी खेती कर ले, वो कहता है कि 10 12 15 कितने कमाना, पर अपने सेफ कमाना, कहीं अच्छी जगह लग जा। ये रीजन है कि ये परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये समझना। तो अभी कितना बच गया है अपना, और वो कहां जा रहा है, छोटे मोटे जो कॉर्पोरेट के बिजनेस हैं, ठीक है, उनके अंदर वो घुस रहे हैं बिजनेस लाइन में, चाहे 15 कमाए चाहे 20 कमाए, पर वो खेती को छोड़ के उसमें घुस रहे हैं। अपना सब्जेक्ट ही यही है, इस पे चर्चा करेंगे अपन अच्छे से, डिटेल से, मजा आएगा। इसमें देखो, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड फॉर नियरली बाई 58% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। लगभग 58 से 60% जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर पे निर्भर है। और एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत है अपना जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में, जो 58 से 60% जनसंख्या के लिए। However, despite of importance, agriculture contributes only around 18 से 20% to India GDP, 18 to 20%, ठीक है, contribute in India GDP। जबकि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन लगभग 58% पॉपुलेशन को ये रोजगार दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहा है, लिवलीहुड, उसकी आजीविका चला रहा है। पर अगर बात करें इंडियन जीडीपी के अंदर, तो 18 से 20% ही ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। वाई, क्यों? क्योंकि लोग इसको छोड़ के जो दूसरी लाइनें हैं उनमें जाने लग गए हैं, जिस वजह से जीडीपी में इसका कम है, फिर भी काफी है और एरियाज की बजाय अपन देखें तो। ठीक है, द सेक्टर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय चैलेंजेस सच ए लो प्रोडक्टिविटी। क्या क्या इसके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, दिस सेक्टर, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही है बेटा, क्या आ रही है, चुनौतियां आ रही है, चुनौतियां आ रही है। जैसे कि चैलेंजेस सच एज लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता, कम उत्पादकता, कम उत्पादकता। मैंने बताया ना, कम उत्पादन हो रहा है। पहले क्या, बहुत सारा उत्पादन होता था, खाद बीज कम देने पड़ते थे, खर्चा नहीं होता था, क्योंकि पहले एनवायरमेंट अच्छा था बेटा, एनवायरमेंट अच्छा था, पानी ठीक था, मृदा की जो सोइल हेल्थ है, सोइल हेल्थ अच्छी थी, अपने को अच्छा सीड मिलता था, ठीक है, सारी चीजें, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो सारे अच्छे थे। अभी बेमौसम तो बरसात हो जाती है, कभी सर्दी नहीं पड़ती, कभी ज्यादा पड़ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बरसात ही नहीं आती, कभी बहुत ज्यादा आ जाती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रही है। और ये किस में अपना बढ़ रही है, चुनौतियां हैं अपने लिए, कि यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर पे इतनी पॉपुलेशन है, निर्भर है, जीडीपी अपनी घट रही है, तो कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इसीलिए कोर्स ऐड किया गया है कि कैसे एक किसान परिवार, एक मध्यम वर्ग परिवार, एक गांव का परिवार, एक आदमी अपनी आजीविका के लिए खेती से किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है, वो सारी चीजें अपन अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, लैंड होल्डिंग, ठीक है, मतलब वो मैंने बताई ना, जमीन की कमी, छोटे किसान हो गए, पहले एक के पास 10-10 बीघा जमीन थी। अब जैसे मेरे दादाजी है, सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, आपके दादाजी है, इनके पास 10 बीघा जमीन थी, आपके दादाजी के पास क्या है, 10 बीघा जमीन है, दादाजी के 2 बेटे हो गए, आपके पापा, और 5-5 बीघा हो गई दोनों के, ठीक है, 5-5 बीघा हो गई। अब आप 3 भाई हो गए, कितनी तो हो गई आपके लिए, तो खेती के लिए जमीन ही नहीं बची, मकान ही बन गए। तो इस प्रकार जमीनें कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन वो घट रहा है, अदर जो खर्चे हैं, अपनी कॉस्ट हैं, वो ज्यादा बढ़ रही है, तो बेनिफिट कम हो रहा है, इसलिए लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट, ये आगे देखो, क्लाइमेट वैल्यूलेंट, क्लाइमेट मतलब वातावरणीय चीजें, ठीक है, पर्यावरणीय चीजें, एंड मार्केट फंक्शंस। मार्केट भी उतना एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहा नहीं है। ये एग्रीकल्चर स्टेटस के बारे में बात हो गई बेटा। आगे चलते हैं, इसमें समझ में आया ना ये मैं क्या कहा, इस लाइन में क्या समझा, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो समझ में आया होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को। आगे देखते हैं बेटा, की क्रॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स। अब एग्रीकल्चर रीजन्स, इसमें हमने टाइटल में एक चीज देखा, अपना टॉपिक ही है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये मैंने बता दिया क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर का इन 5-7 मिनट में, ठीक है, मुंह से बोल के लिखवाए नहीं है, समझदार समझ गए है ना। आगे अपन देख रहे हैं अब क्या, डिफरेंट स्टेटस इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपुल्स, ये टॉपिक अपन देख लेते हैं। तो ये देखते हैं अपन, की क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर रीजन्स, ठीक है।
सबसे पहले आता है अपने पास राइस। क्या आता है बेटा? राइस। राइस को क्या बोलते हैं अपन? धान, चावल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, राइस। द मेन स्टेपल क्रॉप्स, मेन खाद्यान्न फसल है ये। ग्रो इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, WB पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर चावल सबसे ज्यादा होता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं अपने 5, ठीक है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, AP और तमिलनाडु, ठीक है, इनमें क्या होता है? राइस अच्छा होता है। और राइस क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है यहाँ की, मुख्य खाद्यान्न फसल है, जिसको अपन क्या सीरियल क्रॉप खाने के लिए यूज करते हैं ना, दाने के लिए, ग्रेन्स के लिए, उसमें आती है। उसके बाद में आता है व्हीट, गेहूं। अब गेहूं अपने इधर इस साइड की राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, यूपी, MP, इनमें क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं ज्यादा खाते हैं अपन, चावल कम खाते हैं, और उत्पादन भी इधर ही होता है। पर देख लो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उसके आगे देखते हैं बेटा, राइस के बारे में बात होगी, गेहूं के बारे में बात होगी। पल्सेस, जो दलहन है अपनी, उनके बारे में बात करते हैं। एक बार मैं PPT से पढ़ा देता हूँ, फिर सारे टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पल्सेस यानी कि दलहन। अब दलहन देखो, ग्राउंड इन मतलब उगाया जाता है, ग्रो इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर पल्सेज अच्छी खासी है। मध्य प्रदेश, MP, ठीक है, दलहन के लिए जाना जाता है। राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पल्सेज का अच्छा खासा वो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। उसके बाद में बेटा शुगर केन, गन्ना, कल्टिवेटेड इन यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका में और तमिलनाडु में गन्ना अच्छा खासा होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या? फल व सब्जियां, फल व सब्जियां। अब देखो, हॉर्टिकल्चर हैज इमेज एज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विथ स्टेट लाइक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, फल व सब्जियों के अंदर अच्छा खासा स्थान लेता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये लेते हैं। जबकि अपना पल्सेस में कौन कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। शुगर केन में कौन कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं बात करूंगा बेटा। फर्स्ट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आएगा। जो सेकंड टॉपिक है उसमें से आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो भी अपन पढ़ेंगे। मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, अपने को क्या देखना है? मुख्य चुनौतियां क्या क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, क्या मुख्य चुनौतियां, या मैं जिनको कह सकता हूं बाधाएं, चैलेंजेस, बाधाएं कह सकता हूं या चुनौतियां कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं मेरे बेटा? चुनौतियां। मेजर का मतलब मुख्य, मुख्य चुनौतियां क्या है कृषि के अंदर, ठीक है। देखो, पहला फार्म गेटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब कम उपजाऊ या कम अपन कह सकते हैं खेती योग्य भूमि। क्या कह सकते हैं बेटा? कम खेती योग्य भूमि, कम खेती योग्य भूमि, राइट। ओवर 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स ओवन लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड लैंडिंग टू अनकॉमर्शियल फार्म साइज, ठीक है। उनके जो कमाने के लिए जो साइज था खेतों का, वो क्या हो गया? कम हो गया। ये मैंने पहले से चीजें समझा दी, PPT में और दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने समझा दी चीजें की क्या क्या अपने पास चुनौतियां हैं। दूसरा है वाटर वाला, कि पानी की कमी हो गई अपने पास, अच्छे से पानी नहीं मिल रहा, डिपेंड्स ऑन मानसून, ठीक है। जो ऐसे कुछ एरियाज है जो मानसून वर्षा पे डिपेंड है, ठीक है। और वैसे भी भारतीय कृषि को क्या कहते हैं बेटा? मानसून का जुआ कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। और एक शब्द मेरे को आप बताना, कौन से महाअनुभव ने दिया था कि सब कुछ वेट कर सकता है, हर चीज इंतजार करती है सिवाय कृषि के। एग्रीकल्चर डज नॉट वेट, एग्रीकल्चर क्या नहीं कर सकता? इंतजार नहीं कर सकता। कृषि किसी का इंतजार नहीं करेगी, हर चीज इंतजार कर सकती है। किसने कहा था ये? मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। पानी की आपको देख लो, डिपेंड्स ऑन मानसून रेन्स मैक्स एग्रीकल्चर हाईली, और फंक्शनल ऑफ रेनफॉल, ये रेनफॉल से इफेक्ट होता है, ये मैंने समझा दिया। लो प्रोडक्टिविटी, ये पहले ही मैंने बता दी कि उत्पादन कम हो रहा है, उसमें हर प्रकार से इफेक्ट कर रहा है अपने को, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया रिमेन्स लो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी भी उनकी कम हो रही है, क्योंकि अपन केमिकल वगैरह बहुत ज्यादा यूज उसमें कर रहे हैं बेटा। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों जो टॉपिक है ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी मैं सबको एक जगह लिख दूंगा इनको, है ना, हिंदी में अच्छे से। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का सीमित विकास, इतनी खास टेक्निक नहीं है एग्रीकल्चर में। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आर एडवांस मशीनरी आर नॉट एक्सेसिबल टू मैनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब जो छोटे
और मध्यम जो किसान है, छोटे और मध्यम जो किसान है, जो हैवी एडवांस जो मशीनें हैं जो बहुत कॉस्टली आती है, या जो अभी ये पर्यावरण के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जरूरी हो गई, अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो वो चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका यूज नहीं कर सकते। ये भी एक क्या है अपने पास चुनौती है, क्योंकि इतने बड़े खेत बचे ही नहीं कि वो कंपाउंडर वगैरह जो बड़ी बड़ी मशीन आते हैं उनको वो यूज कर सके, राइट। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे को लगता है ना एग्रीकल्चर की चुनौतियों में, वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के पीछे रीजन क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके पीछे? ह्यूमन। कौन? मनुष्य। अपन ही है, जीव जंतु नहीं, अपन ही है। हमने अपने फायदे के लिए जंगलों को काट दिया, ठीक है, पहाड़ों को तोड़ दिया, वहां पे अपन कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, जंगलों को सबको काट दिया है ना, नदी नाले सबको उनको भर के उनमें नए मकान बना लिए, वो चीजें कर दी। वो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं अपने क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, क्लाइमेट पे हार्मफुल इफेक्ट्स कर रहे हैं। और वो सीधे से हार्मफुल इफेक्ट्स का उदाहरण आपको आपके एग्रीकल्चर के खेतों में देख रहा है। आपके जो सीजन्स आते हैं, आपके जो मौसम है, उनमें दिख रहा है कि कैसे अभी आपके नवंबर चल रहा है, मिड नवंबर आ गया, पर सर्दी कोई खास नहीं है। और पहले क्या होता था, दीपावली पे तो अच्छी खासी धुंध वगैरह सर्दी हो जाती थी, अब सर्दी एकदम से पड़ेगी 15 दिन ही। जबकि जैसे मटर की फसल लगी हुई है, गेहूं लगी हुई है, तो उनको सर्दी चाहिए लंबे टाइम तक। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से वो प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं ना, उत्पादन को घटा रहे हैं ना। ये चीज तो हमने पढ़ी अभी कि वो उत्पादन घटा रहा है। उत्पादन घट रहा है, वो कैसे घट रहा है? इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। इस टॉपिक में पहले में सिर्फ अपने को ये देखना कि एग्रीकल्चर स्टेटस क्या है अपना भारत का, और अपने जो स्टेट्स हैं उनका। सेकंड जो टॉपिक रहेगा ना, सेकंड के बाद में जो अपनी 10 से 15 क्लासेस रहेगी, उनमें इतना मजा आने वाला है, कहानी की तरह हम चीजें पढ़ेंगे। इसमें मैं जो 10 हेडिंग बताऊंगा वो याद कर लेना, और ये भी बताऊंगा इसमें से पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा बेटा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को समझ गए आप? ड्रॉट्स का मतलब होता है बेटा सूखा, ठीक है। और अनसेशनल रेनफॉल, अनसेशनल रेनफॉल बिना काम के बहुत ज्यादा बरसात या कम बरसात, इम्पैक्टिंग क्रॉप यील्ड एंड फार्मर्स इनकम, किसानों की आय जो है उसको बहुत तगड़े तरीके से इफेक्ट करता है। कौन? क्लाइमेट। अब कोई कहेगा यार मौसम से किसान की इनकम का क्या है, पर है इफेक्ट, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब इज नॉन एज ग्रैंडरी ऑफ इंडिया। इसको अपन कह सकते हैं क्या? अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार अपन कहते हैं। पंजाब लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। पंजाब क्या करता है? व्हीट और राइस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्शन लीड करता है बेटा पंजाब, जिसको अपन क्या कहते हैं? धन, अन्न का भंडार कहते हैं। और पंजाब लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। फिर आता है द स्टेट्स एग्रीकल्चर इज हाईली मैकेनाइज्ड एंड फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम अश्योर्ड इरिगेशन, ठीक है, अश्योर्ड इरिगेशन, सिंचाई, ठीक है। अब देखना इस चीज को समझना, प्राइमरली थ्रू कैनाल्स, नहरों के द्वारा यहाँ पे मुख्यतः सिंचाई की जाती है पंजाब में। पंजाब को अपन अन्न का भंडार भी कह सकते हैं, जहाँ पे क्या? व्हीट एंड राइस। और व्हीट एंड राइस ही दोनों क्या थी? अपनी मुख्य खाद्यान्न फसलें थी, जो अपना सरवाइव करने के लिए खाते हैं ना भाई। जैसे महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, एमपी, यूपी, ये जो है वहां पे मेनली क्या खाते हैं अपन? गेहूं खाते हैं, ठीक है। और जो अपन ने बात की थी तमिलनाडु वगैरह, वहां पे मेनली चावल था, जो लीड था ना, जो चावल कर रहा था, राइस, इसलिए इसमें कहा गया है, ठीक है। However, over reliance on water incentive crops like paddy has led to groundwater depletion. Challenges क्या है इसके अंदर? देखो, depleting water tables, पानी कम हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी कम हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो कम नीचे जा रहा है, जमीन का जो स्तर का पानी है वो घट रहा है बेटा, ठीक है। डिक्लाइन सोइल हेल्थ, सोइल हेल्थ भी क्या हो रही है? कमजोर हो रही है, कमजोर। अब सोइल हेल्थ में क्या आता है? मृदा स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य। क्या क्या चैलेंजेस है भाई? पंजाब को अपन ने कह दिया कि बहुत अच्छा खासा अन्न पैदा करता है, जिसमें क्या क्या आता है? राइस और व्हीट आता है बेटा। और इसमें मुख्यतः जो सिंचाई की जा रही है वो कैनाल्स के द्वारा की जा रही है, एश्योर्ड इरिगेशन बाय कैनाल्स, ठीक है, थ्रू कैनाल्स। दूसरा हमने पढ़ा इसमें क्या है? पेड़ी से क्या हो रहा है? पेड़ी कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? अपना जो वाटर टेबल है ग्राउंड की, ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है, मतलब पानी का स्तर जो है नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। उसके बाद में अपने पास आता है डिक्लाइन द सोइल हेल्थ। क्या हो रहा है? मृदा का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। मृदा स्वास्थ्य में क्या आ रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं पंजाब हरियाणा साइड, ठीक है, खाद उर्वरक केमिकल्स। तो वो केमिकल्स जाके कहीं ना कहीं सोइल हेल्थ जो है, उसकी पोरोसिटी, रंध्रावकाश जो है, ठीक है, बीडी है, बुल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, पीडी कण घनत्व, ठीक है, पोरोसिटी, ऑर्गेनिक मैटर,
ठीक है, उन चीजों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करके मर्दा के स्वास्थ्य को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और मर्दा के स्वास्थ्य को कम कर रहे हैं कौन, केमिकल्स। केमिकल्स कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से ह्यूमन का ही हर जगह अपन देख सकते हैं कि रोल है हर चीज में। वो थोड़े से फायदे के लिए बहुत सारी चीजों का नुकसान कर रहा है, एनवायरमेंट में कर रहा है, क्लाइमेट को कर रहा है और अपने फ्यूचर को कर रहा है, राइट। और अभी ऐसी जो भूमि है, ऐसी जो मृदा है जिसकी सॉइल हेल्थ बिल्कुल घट चुकी है, जहां से जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल होगा, उसको अपन रेगुलर यूज करते हैं, तभी तो बहुत सारी बीमारियां जो है, हार्ट अटैक हो गया, एलर्जी हो गई, ठीक है, अस्थमा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें इन केमिकल्स की वजह से अपने को देखने को मिल रही है बेटा। आगे देखते हैं। अभी फिर मैं इसको दोबारा से एक बार पूरा समझा दूंगा। उत्तर प्रदेश है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, खाने वाले के लिए, इंक्लूडिंग व्हीट, राइस एंड शुगर कैन। यूपी के बारे में है ये बात बेटा। डिफरेंट स्टेटस देख रहे हैं अपन, स्टेट्स का क्या देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं एग्रीकल्चर में। यूपी की बात है, मेजर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, खाने वाले अनाज जो है, इंक्लूडिंग किस किस को सम्मिलित किया गया, व्हीट, राइस एंड शुगर कैन को किया गया। शुगर कैन से जो मीलें लगी हुई है जिनसे शक्कर, चीनी, गुड़ बनता है बेटा, ठीक है। द स्टेट आल्सो लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन, दूध के अंदर भी। अब मैंने बताया था कोई पशु रख रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कैसे भी इन चीजों को मिक्स रूप से करके वो अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को यूज करके इन सब चीजों को, ये क्या है, माध्यम हो गए, इन सब चीजों से क्या कर रहा है, स्वयं का सेल्फ और उसकी फैमिली का, दोनों का वो भरण पोषण कर रहा है। उसी को क्या कह रहा था मैं, लिवलीहुड या आजीविका कह रहा हूँ, और उसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसमें देखो, उत्तर प्रदेश ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग व्हीट एंड राइस एंड शुगर कैन। द स्टेट आल्सो लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर में महत्वपूर्ण स्थान है यूपी का। चैलेंजेस क्या है वही देखो फिर, जमीनों की कमी किसानों के पास, ठीक है, लो मैकेनाइजेशन एंड इनसफिशिएंट एक्सेस टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है, तकनीकी की कमी है अभी भी। अब कुछ फार्मर्स के पास तो, जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे किसान है, जो गाँव में, जैसे यूपी है, यूपी के जो मेन शहर है उनसे गांव 50 किलोमीटर दूर गांव में जो फार्मर है उनके पास अभी भी बहुत चीजों का अभाव है, ठीक है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर के लिए क्या चैलेंजेस बन रहे हैं बेटा। आगे देखते हैं अपन महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र मैंने बताया था किसमें है, पल्सेज में, प्लस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर अच्छा खासा लीड करता है अपने को, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, शुगर केन, पल्सेज एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट एंड ऑरेंज। आया समझ में, वहां पे मैंने शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। महाराष्ट्र ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कपास के अंदर। अब कपास भी कहीं ना कहीं कपड़े अपड़े बनते हैं, कपास पैदा कर दी, मंडी में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कपड़े पहन रहे हैं, कॉटन के रेशा बनता है, वो सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ गया है ना, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम में ही आ रहा है ना कहीं, ठीक है। शुगर केन जो मिले हैं, चीनी है, मिठाइयां बन रही है, चाशनी जो बन रही है कहीं ना कहीं गन्ने से आ रही है, ठीक है। पल्सेज हो गई, दालें। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से, अंगूर, प्रोमोग्रेनेट एंड ऑरेंज। ये सारा कौन, महाराष्ट्र लीड कर रहा है। इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं महाराष्ट्र के पास, ड्रॉट प्रोन रीजन्स, सूखा क्षेत्र ज्यादा हो रहा है उधर, धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है, सूखा क्षेत्र लाइक ये महाराष्ट्र की जगह है मराठवाड़ा एंड विदर्भा फेस सर्वाइव वाटर शॉर्टेज अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड। जो क्या कर रहा है, वहां पे पानी की कमी वहां पे उनको दिख रही है, जो क्या कर रही है, अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड, फसल की इल्ड जो है, उपज है, उसको क्या कर रही है, घटा रही है। ये क्या है, अपने पास चुनौतियां हैं बेटा एग्रीकल्चर के अंदर। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, एमपी की। तो एमपी में देखो, नॉन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड ऑफ इन इंडिया। पल्सेज दालों का सबसे बड़ा, और ऑयल सीड जो है, तेल वाली ऑयल सीड्स जो है, उनका एमपी बहुत बड़ा प्रोडक्शन लीड करता है बेटा। उसके बाद में द स्टेट्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैज बीन bolstered by the cultivation of wheat, pulses, सोयाबीन एंड ग्राम। यहाँ पे क्या, व्हीट, या जो एमपी की जो इकोनॉमी है ना, वो सबसे ज्यादा किसको, उसको ग्रो करता है या उठाता है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, ठीक है। व्हीट, गेहूं, पल्सेज, सोयाबीन एंड ग्राम, चना, ठीक है। इसके पास क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, डिस्पिट गुड रेनफॉल, इरिगेशन कवरेज इज लिमिटेड, सिंचाई के लिए लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। फार्मर्स रिले ऑन मानसून्स ऑफ वाटर, फार्मर क्या कर रहे हैं, मानसून जो वाटर है ना उसको नहीं कर पा रहे हैं, या यूज नहीं कर पा रहे हैं सही से, एफिशिएंसी उसकी नहीं ले पा रहे हैं बेटा।
उसके बाद में अपन देखते हैं हाँ तमिलनाडु के बारे में। अभी मैं पूरा दोबारा से समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो एक बार अपन मोटा मोटा बात करते हैं स्टेट्स की। तमिलनाडु इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु हैज बीन अफेक्टेड बाय वाटर scarcity एंड इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न। क्या तमिलनाडु क्या कर रहा है, अपना राइस और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लीड कर रहा है, पर वहां पे क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कत आ रही है, अपना इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है, बरसात अनियमित रूप से हो रही है, रेगुलर बरसात वगैरह नहीं आ रही। चैलेंजेस में वही देख लो, वाटर पानी की कमी है, मानसून डिपेंडली एंड मानसून डिपेंडली का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी का मतलब कि वर्षा आधारित खेती ज्यादा कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ राइस, जूट एंड फिश। राइस, जूट एंड फिश, अब फिश भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में आ गई ना, है ना, पिस्सी मछली पालन। द स्टेट हैज रिच सोइल एंड एम्प्लॉय वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द गैंग्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बट फ्लूट्स ऑफन आफ्टर क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, क्रॉप यील्ड्स ऑफन जो हो रहा है ना, इनमें फ्लूट्स वगैरह जो आ रहे हैं ना, बाढ़ पानी, उसकी वजह से वेस्ट बंगाल में पानी की तो कमी है नहीं, पर फ्लड्स जो आ रहे हैं, बहाव जो है पानी का, या अपन कह सकते हैं इनको हिंदी में क्या यूज करते हैं इसके लिए, फ्लूड के लिए बाढ़ अपन कह सकते हैं, उससे क्या है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। रूरल कम्युनिटी चैलेंज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फूड्स, अपडेटेड फार्मिंग मेथड्स, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। इनकम ऑफ रूरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा बेटा, ये अपना फर्स्ट टॉपिक में यही चीजें सीख रहे हैं अपन। डिफरेंट स्टेटस का हमने देखा कि कौन से स्टेट कौन सी चीज में लीड कर रहा है, और कौन से स्टेट के पास उस चीज को लीड तो कर रहा है वो प्रोडक्शन में, या हॉर्टिकल्चर हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है, व्हीट, पल्सेस, ठीक है, राइस, इनमें। बट उसके पास क्या क्या चैलेंजेस है वो चीज मैंने बताई। अब अपन बात करते हैं अपना मेन जो इसमें दिया हुआ था फर्स्ट टॉपिक के टाइटल में, वही इनकम ऑफ रूरल पीपुल एंड फार्मर्स इन इंडिया। कितनी आय है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों की, कितनी आय है उसको देखते हैं। एवरेज इनकम फार्मर्स टू एवरेज मंथली इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन इंडिया वॉज अराउंड 10,218 रुपए, 10,000, ठीक है, एज पर 2018 की, ठीक है, 2018 नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिशियल रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये चीजें डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार कितनी है अपनी, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन इंडिया वाज अराउंड 10,218 रुपए, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। दिस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम वैक्स, मजदूरी, इसमें क्या क्या, मजदूरी, इन 10,200 में क्या क्या आ गया, मजदूरी, कल्टीवेशन मतलब उगाना या खेती, पशुपालन एंड नॉन फार्म बिजनेस एक्टिविटीज। नॉन फार्म बिजनेस एक्टिविटीज में आ गई बेटा जो खेती से रिलेटेड नहीं है फिर भी वो कर रहा है, कहीं पे पलदारी कर रहा है, बोझा ढो रहा है, ठीक है, कहीं पे कूली का काम कर रहा है रेलवे स्टेशन के पास, कहीं छोटा सा वो ये जो बेचते हैं ना बिस्किट कुरकुरे वो छपरी लगा रहा है, तो ये क्या है, फार्म बेस्ड नहीं है। तो ये नॉन, ये सारा मिला के एक रूरल एरिया में एक जो खेती पर आधारित जीवन जीता ना उसकी मंथली इनकम बताइए 10,000, और 10,000 में कुछ नहीं होता, 10,218 रुपए तो मेरे को लगता है कमरे पर रहने वाला जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे का खर्चा है, इसमें पूरा परिवार कैसे सरवाइव करेगा। और यही रीजन है कि एग्रीकल्चर से धीरे धीरे जो चीजें जो 70% जनसंख्या थी वो 58 पे आ गई, और जीडीपी के अंदर इसको कम, क्योंकि कोई भी जो भी आ रहा है पॉलिटिशियन हो चाहे कुछ भी हो, वो सब जो आपके उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके हक में डील्स आ रही है। फार्मर के हक में जो डील्स हैं वो बहुत कम देखने को अपने को मिलती है प्रैक्टिकल अगर अपन बात करते हैं तो, क्योंकि अपन सब फार्मर बैकग्राउंड से, फार्मर फैमिली वाले हैं बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 10,218 रुपए किस किस को, मजदूरी, खेती, पशुपालन, पशुपालन वो कर रहा है, 2 भैंस रख रहा है, खुद के घर पे दूध रख रहा है, आसपास को दूध बेच रहा है, सिटी के पास है तो, अगर नहीं है तो वो डेयरी में दूध देने जा रहा है, डेयरी नहीं है तो वो घी बना के बेच रहा है, वो सारी चीजें इसी में आ गई बेटा। और नॉन फार्म बिजनेस एक्टिविटीज भी इसमें आ गई। रीजनल वेरिएशंस में अगर अपन देखें तो पंजाब हाईएस्ट एवरेज मंथली, पंजाब के अंदर हाईएस्ट एवरेज मंथली इनकम है कितनी, 18,000। और एक चीज देखना, पंजाब किसके लिए है, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट वहां पे सबसे ज्यादा होता है, पर वहां पे क्या है, केमिकल यूज ज्यादा है, इसलिए क्या है वहां की सोइल हेल्थ जो है खेतों की वो गिर गई है, सोइल हेल्थ गिर गई। और जो वाटर टेबल है, जो आपके ग्राउंड की वाटर टेबल है, भूमि के तो जो जल है वो घट रहा है पंजाब में, वहां की जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया क्योंकि केमिकल्स यूज हो रहे हैं। पर वहां पे राइस और व्हीट बहुत अच्छा पैदा हो रहा है, और वहां के फार्मर्स के पास, जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग है, क्या है, अभी भी उनके पास 50-50, 100-100 बीघा जमीन है, इसीलिए क्या है वहां की
मंथली इनकम ज्यादा आ रही है फार्मर्स की, लोग कम है, जैसे मैं हूं, मेरे दादा के पास अभी भी 100 बीघा जमीन है, ठीक है, तो वो पंजाब में जमीनें ज्यादा हैं और राइस और व्हीट करते हैं, पानी थोड़ा घट रहा है, केमिकल ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन वो अच्छा ले रहे हैं, इसी वजह से वहां पे मंथली इनकम भी उनकी ज्यादा है। बाकी अगर एवरेज अपन बात करें तो 10,218 है, वैसे क्या है 18,000 है, ठीक है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल फार्मर्स हैव अमंग द लोवेस्ट एवरेज इनकम अराउंड 7,000 से 9,000। ये जो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं बेटा, ये जो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, बिहार, ठीक है, पंजाब की हमने बात कर ली कि हाईएस्ट एवरेज। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाईयर अधिकतम मंथली या जिसको कह सकते हैं महीने की जो आय है वो कौन से स्टेट की है, तो पंजाब के फार्मर्स की है, उसके पीछे क्या रीजन है, उनके पास लैंड होल्डिंग जो है वो कैपेसिटी ज्यादा है, जमीनें ज्यादा हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, फिलहाल पानी की भी उतने बड़े चैलेंजेस नहीं है और उनको प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, वो मेनली राइस और व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं जो कि अपने खाने के लिए आवश्यक है सबके लिए, इस वजह से वहां के फार्मर्स के पास थोड़ा सा उनकी मंथली इनकम ज्यादा है। एवरेज कितनी है 10,218 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। बट जो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी सबसे लो है, कितनी है 7,000 से 9,000, क्योंकि अभी भी यहाँ पे टेक्निक्स का अभाव है, पिछड़ा है और किसानों के पास कम जमीनें हैं, इतना नॉलेज उनके पास नहीं है। सोर्सेज ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम कल्टीवेशन, खेती से, मैनी रूरल हाउस होल्ड डिपेंड ऑन वैक्स, मजदूरी करके वो काम कर रहे हैं, अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज करके वो सर्वाइव कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं वो। आगे देखते हैं, ये चीज क्लियर, आगे देख लेते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अराउंड 70% ऑफ इंडियंस रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ऑन ऑफ देयर लिवलीहुड, अराउंड द 70%। अगर बात करूं मैं सिर्फ रूरल पॉपुलेशन की, ग्रामीण जो जीवन है उसकी अगर मैं बात करता हूँ जनसंख्या की, तो लगभग 100 में से गांवों में 100 लोग रहते हैं, उनमें से 70 लोग क्या करते हैं, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। रूरल इनकम कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जो रूरल इनकम होती है वो क्या होती है, वो जो 10,800 10,200 7,000 वो आ रहे हैं ना, वो भी क्या करते हैं, एक सोर्सेज से नहीं आ रहा, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन एंड लिव स्टॉक। मुख्य क्या है, खेती और पशुपालन, खेती और पशुपालन करके वो महीने का इतना कमा रहे हैं और उसी से जीवन यापन कर रहे हैं। रूरल लेबर मार्केट, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया ना अभी कि नॉन फार्म या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। रूरल लेबर, जो गांव के लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही कम जमीन है, खाने जितना ही उगाते हैं, तो वो सर्वाइव कहां से कर रहे हैं, वो क्या करते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर वाले, अब जमीनें कम है तो उनको खेती का काम भी नहीं आता उतना, तो वो क्या करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो बिल्डिंगें वगैरह बन रही है, जो निर्माण हो रहे हैं, उनमें या तो वो बैलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, किसी ने टैक्सी लिया, किसी ने ऑटो लिया, या कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पिकअप चला रहा है, ऐसे करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा, मनरेगा का नाम सबको पता है ना, अपने घर से जाते होंगे, जिनको कितने रुपए मिलते हैं महीने के, पर डे के हिसाब से हाजिरी लगती है, जो अपने गोचर भूमि होते हैं, जो नाले वगैरह होते हैं, उनका काम करते हैं मनरेगा वाले, तो ये चला रही है मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड 100 डे गारंटी एम्प्लॉयमेंट द रूरल हाउस होल्ड, इंप्रूविंग रूरल इनकम स्टेबिलिटी। जिनके पास ना तो जमीन है, ना वो मजदूरी कर पा रहे हैं, ना वो टैक्सी लाने के लिए पैसे हैं, ना कोई और नॉन एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो उनके लिए मनरेगा प्रोग्राम चला हुआ है, जो 365 दिन में से मिनिमम 100 दिन उनको रोजगार देता है, 100 दिन का उनको रोजगार देता है, जिससे क्या कि उनकी जो हाउस होल्ड, उनका घर यापन करने के लिए जो इम्प्रूव रूरल इनकम स्टेबिलिटी, उनको क्या थोड़ा सा एक सहारा मिल सके कि यार 100 दिन वहां जाऊंगा, इतने रुपए तो मेरे पक्के हैं, चलो इस पैसे से मेरे घर पे आटा तो आएगा, अन्न तो आएगा, ऐसी स्थिति है लोगों की। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा बेटा, इसको मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सेकंड जो टॉपिक है ना अपना, लिवलीहुड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड लिवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ऐसे कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में और इतने प्यार से पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स में। अभी मैं एक बार आपको फर्स्ट टॉपिक दोबारा से समझा देता हूँ बेटा। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स, इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपुल ऑफ इंडिया, ये चीज हमने बात करी। तो स्टेट के बारे में हमने बात करी कि कौन कौन सा स्टेट कौन कौन से प्रोडक्शन को लीड करता है, उसके पास क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बात करी कि सबसे जो हाईएस्ट मंथली इनकम है वो है पंजाब की, और पंजाब जो अपना राइस और व्हीट के लिए है, वहां की जो सोइल हेल्थ है उसकी डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है, वहां की जो ग्राउंड की वाटर टेबल है वो हम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वहां पे मेनली कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन
कैनाल्स, नहरों के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। सबसे कम जो मंथली इनकम है फार्मर्स की झारखंड बिहार, ठीक है, झारखंड और बिहार के फार्मर्स की कितनी 7,000 से लेकर 9,000। एवरेज जो मंथली इनकम है फार्मर्स की 10,218 रुपए है। कितनी है? 10,218 रुपए है, जो भी मल्टीपल सोर्सेज से आती है, लाइक कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग और लाइव स्टॉक, पशुपालन से वो आती है। और जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे किसान हैं या ऐसे बैकवर्ड इलाके के जो रूरल पीपुल्स हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनके पास खेती के लिए जमीनें कम है, वो क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का वो काम करते हैं, और उससे वो कैसे जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं बेटा। और लगभग गांवों की 70% जनसंख्या जो है खेती पर आधारित है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। और फिलहाल में अगर अपन देखें तो जीडीपी के अंदर अपना एग्रीकल्चर जो है 18 से 20% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर, टोटल जीडीपी के अंदर, ऑल ओवर जीडीपी के अंदर, जिसमें अपना एनिमल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर टोटल जो मिला के 18 से 20%, 18 to 20% कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडियन जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर, राइट। उसके बाद में हमने क्या चीजें देखी, स्टेट्स के बारे में हमने देख लिया। और लगभग 58% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो पहला टॉपिक अपना खत्म होता है। अब धीरे इसमें हमने ये समझा कि लिवलीहुड होता क्या है, आजीविका क्या होती है, और खेती के बेस पे उसको कैसे हम चला सकते हैं, क्या क्या अपने पास ऑप्शनल रहते हैं, क्या क्या अपने पास चैलेंजेस रहते हैं, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, कौन सा स्टेट क्या प्रोड्यूस करता है और क्या उसके पास चैलेंजेस है, एक किसान की कितनी आय होती है, सरकार क्या कर रही है, 100 दिन को उसको 100 दिन का रोजगार देने के लिए मनरेगा चलाया गया है कि 100 दिन का उसका इनकम स्टेबिलिटी हो और सोर्सेज बढ़े। और उनके पास मल्टीपल सोर्सेज में क्या रहता है, फार्मर के पास कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक और मजदूरी, ये चीजें करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पहले टॉपिक में हमने ओवरव्यू देखा है, थोड़ी बहुत चीजें देखी है, एक दो हमने डेटास देखे हैं, तो आई थिंक वो याद हुए होंगे और समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, इस क्लास का फीडबैक देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इस क्लास को शेयर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्रोनॉमी की क्लासें हो रही है बेटा ऑलरेडी, हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट सिलेबस हमने कर लिया है, मैथ का ऑलरेडी करवाया हुआ था, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे मैथ का पूरा सिलेबस कराया हुआ है, इंग्लिश का आपका पूरा कराया हुआ है, रूरल सोशियोलॉजी जो आपका कम्युनिकेशन वाला है उसमें भी कुछ 4-5 टॉपिक मेरे करवाए हुए हैं, एग्रोनॉमी चल रहा है, सोइल साइंस की भी क्लासेस कंटिन्यूस होने वाली है, लिवहुड की चल ही रही है। तो आई थिंक बहुत सारा मैटर हम मिड तक बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कवर कर लेंगे, किसी भी बच्चे को कुछ दिक्कत ना रहे और वो मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें और अच्छे से अच्छे ओजीपी गेन करें। ओजीपीए सीजीपीए क्या होता है वो चीज भी आप देख लेना। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कितने आपके पास ऑप्शन रहते हैं वो वीडियो भी अपलोड हो चुका है। देन हम एक वीडियो और करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर की कॉपी में कैसे लिखें, प्लस 5 टिप्स फॉर टॉप स्टूडेंट्स, टॉपर करने के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट टॉप करे उसके लिए 5 टिप्स उसको हम देंगे। तो वो वीडियोस भी जल्दी आएंगे। चैनल के पेज को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर और प्यारा सा कमेंट और एक लाइक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।